नमस्कार दोस्तों बीए सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम 2023 से 2027 में जो भी छात्र है और दोस्तों आपका सब्जेक्ट फिलॉसफी में एमडीसी है तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को देखना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि व्यतिरेक विधि को प्रयोग तथा प्रमाण की विधि क्यों कहा जाता है, ठीक है दोस्तों इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे। व्यतिरेक विधि को समझने के लिए इसे एक सरल उदाहरण के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपको पता लगता है कि एक विशेष खाद पौधों की वृद्धि में मदद करती है या नहीं। इनके लिए आप दो गमलों में पौधे लगाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे पहले गमले में समान मिट्टी और पानी देते हैं तथा दोस्तों दूसरे गमले में वही मिट्टी और पानी के साथ साथ वह विशेष खाद भी आप डालते हैं। दोस्तों अब कुछ समय बाद आप देखते हैं कि दूसरे गमले के पौधे पहले गमले के पौधे से ज़्यादा बढ़ गए हैं। दोस्तों दोनों गमलों में एकमात्र अंतर यह था कि दूसरे गमले में खाद डाली गई थी और दोस्तों इस तरह आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि खाद पौधों की वृद्धि में मदद करती है, ठीक है। दोस्तों इस विधि में आप दो स्थितियों की तुलना करते हैं जहां केवल एक महत्वपूर्ण अंतर हो। उस अंतर का परिणामों पर प्रभाव देखकर आप यह समझ सकते हैं कि वह अंतर किस प्रकार का प्रभावित करता है, ठीक है। दोस्तों व्यतिरेक विधि का उद्देश्य है कि किसी भी परिणाम के कारण को ठीक ठीक पहचानना और यह जानना कि अगर वह कारण मौजूद है तो परिणाम भी मौजूद होगा। दोस्तों अगर वह कारण नहीं है तो परिणाम भी नहीं होगा। इसीलिए इसे प्रयोग और प्रमाण की विधि कहा जाता है, क्योंकि यह साफ तौर पर दिखता है कि कौन सा कारण किस परिणाम के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अब दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन ये है, अवशिष्ट की विधि की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, ठीक है। दोस्तों इसके उत्तर हम लोग जानेंगे। अवशिष्ट की विधि एक तर्कशास्त्रीय और वैज्ञानिक विधि है जिनका उपयोग तब किया जाता है जब किसी जटिल घटना के विभिन्न कारणों को अलग अलग करना हो, ठीक है। दोस्तों इसे समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एक नंबर पे है पहचान और विभाजन। दोस्तों पहले किसी घटना के विभिन्न ज्ञात कारणों और उनके प्रभाव की पहचान की जाती है। यहाँ देखा जाता है कि कौन कौन से कारण किस किस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग जानेंगे 2 नंबर में है अवशिष्ट प्रभाव। दोस्तों जब सभी ज्ञात कारणों को हटा दिया जाता है तब जो बचा हुआ प्रभाव या अवशिष्ट प्रभाव रह जाता है उसे देखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग के सामने 3 नंबर में है नया कारण। दोस्तों इस अवशिष्ट प्रभाव के लिए एक नया कारण निर्धारित किया जाता है जो पहले ज्ञात कारणों में शामिल नहीं था। उदाहरण दोस्तों मान लीजिए एक वैज्ञानिक को पता लगता है कि एक मिश्रण में कौन कौन सी गैस है। वैज्ञानिक को पहले से पता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। अब अगर वैज्ञानिक बाकी बचे हुए गैस के अंश को मापते हैं तो उसे अन्य ज्ञात गैसों के प्रभाव से घटा देते हैं, तो जो भी गैस का अंश बचता है वह अवशिष्ट गैस होता है। सारांश में अवशिष्ट विधि का उपयोग तब किया जाता है जब हमें किसी घटना के विभिन्न कारणों को समझना हो और ज्ञात कारणों के प्रभाव को निकालने के बाद बचे हुए प्रभाव का कारण पता लगाना हो। इस प्रकार यह विधि किसी जटिल घटना के विभिन्न तत्वों को स्पष्ट करने में मदद करती है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला नंबर हमारे सामने क्वेश्चन ये है व्यतिरेक विधि की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, ठीक है। दोस्तों इसके उत्तर हम लोग जानेंगे। व्यतिरेक विधि को बहुत ही आसान भाषा में समझने के लिए एक सरल उदाहरण देखें, ठीक है। दोस्तों सरल उदाहरण, दोस्तों मान लीजिए कि आपके पास 2 दोस्त हैं अजय और विजय। दोनों का स्वास्थ्य एक जैसा है लेकिन आप देखना चाहते हैं कि क्या नई विटामिन की गोली लेने से अजय का स्वास्थ्य बेहतर होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 1 नंबर में जानेंगे पहला दोस्त अजय। दोस्तों अजय ने नई विटामिन की गोली ली, ठीक है। और दोस्तों दूसरे दोस्त विजय ने वही विटामिन की गोली नहीं ली, ठीक है। अब दोस्तों कुछ समय बाद आप देखते हैं कि अजय का स्वास्थ्य बेहतर हो गया है जबकि विजय का स्वास्थ्य वैसा ही है। निष्कर्ष दोस्तों आपके पास दोनों दोस्तों के स्वास्थ्य में केवल एक अंतर था। अजय ने विटामिन की गोली ली और विजय ने नहीं ली। इसीलिए आप यह कह सकते हैं कि विटामिन की गोली ने अजय के स्वास्थ्य में सुधार किया है।
अब दोस्तों हम लोग जानेंगे व्यतिरेक विधि के मुख्य बिंदु के बारे में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पहला नंबर पे है, दो स्थितियों की तुलना करें। एक स्थिति में एक विशेष कारण विटामिन की गोली होता है और दूसरी स्थिति में नहीं होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर में है, परिमाणों को देखिए कि किस स्थिति में क्या परिणाम हुआ। अब दोस्तों 3 नंबर में है, कारण का निर्धारण करें। यदि जिस स्थिति में कारण मौजूद है वही परिणाम हो रहा है तो वह कारण उस परिणाम का जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, सारांश दोस्तों, व्यतिरेक विधि एक आसान तरीका है यह पता लगाने का कि कोई विशेष चीज कारण किसी परिणाम के लिए जिम्मेदार है या नहीं। यह तब उपयोगी होता है जब आप 2 स्थितियों की तुलना कर सकते हैं जहां सिर्फ एक चीज अलग हो और उसी का परिणाम देखा जा सके। अब दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन हमारे सामने ये है, आगमन में निगमन विधि की क्या प्रासंगिकता है। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि आगमन और निगमन विधि को आसान भाषा में समझने के लिए पहले इन दोनों विधियों का संक्षिप्त परिचय देखें और फिर उनकी आपस में प्रासंगिकता को समझें। आगमन विधि दोस्तों, आगमन विधि का मतलब है कि हम छोटे छोटे उदाहरणों से एक बड़ा निष्कर्ष निकालते हैं। उदाहरण दोस्तों, अपने कई काले कौवे को देखा, आप निष्कर्ष निकालते हैं कि सभी कौवे काले होते हैं। ठीक है दोस्तों, निगमन विधि। ठीक है दोस्तों, निगमन विधि का मतलब है कि हम एक बड़े समान सिद्धांत से छोटे छोटे निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, उदाहरण दोस्तों, आप जानते हैं कि सभी मनुष्य नवसर है। सोक्रेट्स एक मनुष्य है, इसीलिए सोक्रेट्स नवसर है। ठीक है, अब दोस्तों आगमन में निगमन विधि की प्रासंगिकता को समझिए। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग 1 नंबर में जानेंगे सिद्धांत की जांच। दोस्तों जब हम आगमन विधि से कोई सिद्धांत बनाते हैं तो हम निगमन विधि का उपयोग करके यह जांच सकते हैं कि वह सिद्धांत सही या नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए दोस्तों, आपने निष्कर्ष निकाला कि सभी कौवे काले होते हैं। अब जब भी आप एक नया कौवा देखते हैं तो आप यह देख सकते हैं कि वह काला है या नहीं। यह निगमन विधि है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर में है, सिद्धांत को मजबूत बनाना। ठीक है दोस्तों, आगमन विधि से बनाए गए सिद्धांत को निगमन विधि से बार बार जांच कर मजबूत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार देखते हैं कि हर नया कौवा काले है तो आपका सभी कौवे काले होते हैं, वह सिद्धांत मजबूत होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग इसमें जानेंगे 3 नंबर में है, वैज्ञानिक प्रयोग। ठीक है दोस्तों, विज्ञान में आगमन विधि से हम नए सिद्धांत उत्पन्न करते हैं और फिर निगमन विधि का उपयोग करके उन सिद्धांतों को परखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे उदाहरण के लिए है, आप एक प्रयोग करते हैं जिससे पता चलता है कि एक नई दवा बुखार को कम करती है। आगमन, फिर आप यह सिद्धांत बनाते हैं कि यह दवा सभी मामलों में बुखार को कम करेगी और इसे अलग अलग मरीजों पर परखते हैं, तो ये निगमन होता है। ठीक है, अब दोस्तों सारांश में हम लोग समझेंगे आगमन विधि। दोस्तों छोटे छोटे उदाहरणों से बड़ा निष्कर्ष निकालना। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे निगमन विधि, दोस्तों बड़े निष्कर्ष से छोटे छोटे निष्कर्ष निकालना। ठीक है, अब दोस्तों आगमन विधि से जब हम एक निष्कर्ष निकालते हैं तो वह निगमन विधि हमें उस निष्कर्ष को बार बार परखने और सत्यापित करने में मदद करती है। इस तरह दोनों विधियाँ मिलकर हमारे निष्कर्षों को विश्वसनीय और मजबूत बनाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज आप सबके लिए था यहाँ पे फिलॉसफी का जो भी छात्र का एमडीसी है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, आपके परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको जिस भी टॉपिक पे अगला क्लास चाहिए हमें कमेंट कीजिएगा, हम उस टॉपिक पे आपके लिए अगला क्लास ले आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।